नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आपके साथ आपके बेहतरीन ऐप यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये वीडियो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप तभी देखिए जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख चुके हो, क्योंकि इसके 3 पार्ट में ये वीडियो लॉन्च की जा रही है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया, पार्ट 2 आप जाके देखेंगे तब आपको पार्ट 3 वाली वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें हम लोग केशवानंद भारती मामला के बारे में बात कर रहे हैं और संविधान के मूल ढांचा, लेकिन हम लोग इससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि और संविधान का इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। और उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा काफ़ी की। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि कैसे ये तो जो आप फोटो देख रहे हैं ये केशवानंद भारती हैं और ये सुप्रीम कोर्ट है जिसका मामला था। हमने फिर पहले पार्ट में आपको फंडामेंटल राइट्स मतलब पूरे जड़ के बारे में बताया कि रूट क्या था, विवाद क्यों होते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में ऐसा क्या लफड़ा था जिससे विवाद शुरू हुआ। विवाद उत्पन्न होने के हमने एग्जाम्पल आपको पहले पार्ट में समझा दिए। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जाके पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। फिर मैंने बताया कि जमींदारी की प्रथा या लैंड रिफॉर्म का सिस्टम सरकार कैसे लाई और किस तरीके से जमींदारी की प्रथा शुरू हुई, लैंड सीलिंग शुरू हुई और फिर मैटर इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में मद्रास में पहला केस आया चंपकम का, और ये केस किस तरीके से चंपकम जीत गए ये वाली बात आपको बताई गई पहले पार्ट में। फिर हमने बताया कि किस तरीके से एक्ट 1951 आया। उसके बाद शंकरी प्रसाद ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में यूनियंस ऑफ इंडिया भारत संघ के खिलाफ। वो केस क्या था। और सेकंड पार्ट में हमने आपको मेन कॉज बताया कि किसी भी जो केस होता है, चाहे वो केशवानंद हो, चाहे वो गोलकनाथ केस हो, चाहे वो शंकरी जी का केस हो, चाहे वो सज्जन सिंह का केस हो, केस का जो मेन आधार होता है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही केस बनाया जाता है। और ये केस है क्या, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, इनके बीच में ऐसा क्या है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो उस विवाद को मैंने सेकंड पार्ट में, इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि पार्ट नंबर 2 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 है। फिर हमने शंकरी प्रसाद का आर्गुमेंट बोला, फिर गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया वो आपको बताया हमने। इसके लिए भी मैं आपसे यही कहूंगा सेकंड पार्ट जाके देखिए, उसमें मैंने ये चीजें समझाई। फिर सज्जन सिंह का केस क्या था, 17 अमेंडमेंट क्या था और सज्जन सिंह केस राजस्थान के खिलाफ किए थे। इसके लिए भी ये चीज़ें भी मैंने पार्ट 2 में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। फिर मैंने बताया गोलकनाथ केस 1967 में आया, गोलकनाथ बदर, और उसमें के सुब्बा राव जो थे वो चीफ जस्टिस थे और किस तरीके से यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हुआ, पूरे संविधान पूरे सरकार का मामला ही बदल के रख दिया। किस तरीके से ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हमारे संविधान के लिए, ये चीज़ भी मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर मैंने बताया कि गोलकनाथ केस के पीछे की बैकग्राउंड क्या थी, क्या था बैकग्राउंड, कहानी क्या थी, क्यों सरकार का जो फैसला था वो टर्निंग पॉइंट क्यों साबित हुआ, वो चीज़ें भी मैंने आपको पार्ट 2 में लगभग समझा दी थी। कुछ हिस्से तक मैं आपको इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बीच में कैसे दो हिस्से हुए, मोरारजी देसाई, मैंने बताया ये मोरारजी देसाई हैं और ये के कामराज थे, इनका क्या रोल था। और इस फोटो के बारे में अभी हमने चर्चा नहीं किया है, इस फोटो के बारे में चर्चा हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं। और इनको तो आप जान ही रहे होंगे, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी, के कामराज, मोरारजी देसाई के बीच में क्या लफड़ा था, वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बीच में क्या सेशन हुए थे, वो चीज़ें मैंने आपको, इसके लिए भी आपको पार्ट 2 में जाना पड़ेगा। और पार्ट 2 में यहीं पे चीज़ें मैंने ख़त्म करी थी और मैंने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस कमज़ोर होना शुरू हो गई, वो चीज़ें मैंने आपको पार्ट 2 में लगभग समझा दिया था। अब हमें बताना था, यहाँ से हमें मामला शुरू करना था कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ और उसमें क्या कहानी बनी, कैसे कैसे कांग्रेस से और इंदिरा गांधी का सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन सामने आया। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग
प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये फोटो जो आप देख रहे हैं स्मार्ट से आदमी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये हमारे प्रेसिडेंट बने। उस समय जो ये फोटो वीवी गिरी की है, और ये वीवी गिरी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने। और उस समय जो कामराज मुरारजी देसाई, निंगजिलिप्पा और ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, ये लोग एक टीम थे। इंदिरा गांधी अलग हो चुकी थी, इंदिरा गांधी से ये लोग खफा हो गए थे। अब सब लोग एक तरफ, एक गुट बन गया था। गुट चाहता था कि इंदिरा गांधी सारा पावर अपने हाथ में लेना चाहती हैं, तो क्यों ना हम अपना एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए लड़ा दें। अभी कांग्रेस पार्टी में अंदर का विरोध चल रहा था, अभी अंतर विरोध था, अभी बाहर कोई विरोध नहीं आया। तो नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी के अंदर से, जो कामराज थे, मुरारजी देसाई थे, उन लोगों ने प्रेसिडेंट का, क्योंकि अभी तो वाइस प्रेसिडेंट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, अब वाइस प्रेसिडेंट क्या बन चुके हैं, बीबी गिरी प्रेसिडेंट बन गए। तो प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। अब चुनाव में जो दावेदार कांग्रेस ने शुरू बैठाया, वो किसको बैठाया, नीलम संजीवा रेड्डी। सरकार कांग्रेस की थी, राज्यसभा विधानसभा कांग्रेस की थी, तो ये तो फूलतः मालूम ही था कि जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो जीत जाएगा। ऐसा होता ही है, जिसकी सरकार होती है उसी का प्रेसिडेंट भी बनता है। लेकिन जब सरकार के अंदर ही अंतर विरोध चले तब मामला गड़बड़ हो जाता है। अब चूंकि नीलम संजीवा रेड्डी के नाम की घोषणा कर दिया निंगजिलिप्पा ने कि अब नीलम संजीवा रेड्डी जो होंगे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी होंगे। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ये बात समझ रही थी कि नीलम संजीवा रेड्डी को लड़ाने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग मेरा हाथ बांधना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग एकजुट हो गए हैं। और मैं जो काम करना चाह रही हूँ, कौन सा काम करना चाह रही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स खत्म करना चाह रही थी, गोलकनाथ केस जो था उसको हल करना चाह रही थी, सारी चीजें वो करना चाह रही थी। उसके लिए उन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली, किसी से बात नहीं किया, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब वो लोग पूंजीवाद के समर्थक थे, लेकिन ये समाजवादी थी, समाजवाद के समर्थक थे। तो उन लोगों ने नीलम संजीवा रेड्डी को लड़ाया है इसलिए था कि ये टोका टाकी करेंगे, साइन नहीं करेंगे, इस तरीके की चीजें होंगी, तो सारा कुछ इंदिरा गांधी के हाथ में नहीं रह जाएगा, प्रेसिडेंट का हस्तक्षेप रहेगा। ये बात इंदिरा गांधी बेहतर तरीके से समझ गई। इंदिरा गांधी ने कहा, वीवी गिरी से बात किया, वीवी गिरी से कहा कि आप एक काम करो, आप भी इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। वीवी गिरी हक्के बक्के हो गए, बोले कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ। इंदिरा गांधी ने कहा तनाव मत लीजिए, आप लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव लड़ जाइए प्रेसिडेंट के। इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट के लिए वीवी गिरी को चुनाव लड़ा दिया, और उसी समय एक नियम निकाल दिया उन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होता है, प्रेसिडेंट के ना रहने पे वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। अब ये चूंकि प्रेसिडेंट रहते रहते तो चुनाव लड़ नहीं सकते, उनको भाई इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब वाइस प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, वीवी गिरी, और अगर ये चुनाव के प्रत्याशी बनते हैं तो इनको प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन गए, वीवी गिरी ने प्रत्याशी का फॉर्म डाल दिया। उसी समय इंदिरा गांधी ने यह नियम निकाल दिया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वही प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। और ये नया एक्ट बन के आ गया, जो आप पढ़ते हैं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो अब ये बात अंदर अंदर सब लोग जान गए थे कि वीवी गिरी जो है वो इंदिरा गांधी के हैं। कैंडिडेट, और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो तो कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे। अंदर ही अंदर एक ही पार्टी के दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। सोचो कितनी कमाल की बात। जब बात खुल गई तो इंदिरा गांधी, अब कांग्रेस ने क्या कर दिया, एक रिप जारी कर दिया
रिप क्या होता है? कांग्रेस ने एक रिप जारी किया। रिप क्या होता है? रिप का मतलब होता है पार्टी ने आदेश दे दिया राज्यसभा विधानसभा सबको कि ये हमारे पार्टी के कैंडिडेट है, इन्हीं को वोट देना है। इंदिरा गांधी समझ गई अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंदिरा गांधी खुलकर सपोर्ट में आ गई किसके? बीवी के। और इंदिरा गांधी ने यहीं पर मीटिंग में बोल दिया कि देखिए भैया, प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का, राष्ट्र का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। तो आप लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं तो आप किसी पार्टी के हिसाब से मत सोचिएगा, आप लोग अंतर आत्मा से सोचकर वोट दीजिए। और जब इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा वाला कॉन्सेप्ट दिया तो पार्टी के जो लोग थे वो भी अंतरात्मा से वोट देने लगे। और संजोग की बात है कि अंतरात्मा के वोट देने से वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए। और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, उसके कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी यहाँ पे हार गए। ये पहला रिकॉर्ड बना कि सत्तारूढ़ पार्टी के ही प्रेसिडेंट चुनाव में हार गए। एक और रिकॉर्ड बना इसी चुनाव के अंदर, वीवी गिरी के चुनाव के अंदर, 12 नवंबर 1969 की बात है। ये 1969 में चल रही चीजें। 1969 में इसी चुनाव को रिकाउंटिंग करना पड़ा था। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले रिकाउंटिंग से प्रेसिडेंट कौन बना था, तो वीवी गिरी ही रिकाउंटिंग से प्रेसिडेंट बने। अब पूरी जो कांग्रेस थी वो तिलमिला गई क्योंकि उन्हीं के पार्टी का कैंडिडेट हार गया। वो लोग चाह रहे थे नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने, वो भी नहीं बन पाए। वीवी गिरी भी इनके आदमी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन गए। तिलमिलाई कौन? पूरी कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई। और 12 नवंबर 1969 को निंगजिलिप्पा जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी को यह बात मालूम था कि पार्टी से मैं निकाले जाने वाली हूँ और इसीलिए इंदिरा गांधी तैयार भी थी। कहा जाता है कि वो गेट पे ही खड़ी थी, वो लेटर आने का इंतजार ही कर रही थी कि लेटर आ जाए। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। कांग्रेस के दो भाग हो गए। एक भाग इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर कहलाया, मतलब रिकॉग्निशन पार्टी या रूलिंग भी कहलाता है। बाद में ये आर आई हो गया, इंदिरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा चला। और दूसरी पार्टी जो थी आईएनसी, ओ थी, ओ या कहीं कहीं पर एस भी कहा जाता है, सिंडिकेट पार्टी, क्योंकि इन लोग का एक सिंडिकेट था, गुट था, इसलिए इसको सिंडिकेट पार्टी। और यही सिंडिकेट पार्टी पुरानी कांग्रेस थी। और इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बना दी। अब जब नई कांग्रेस बनी और एक कांग्रेस ये हो गई तो सांसद कम पड़ने लगे। तो भाई ये इनके पार्टी के जो इनके समर्थक थे वो सांसद इनकी पार्टी में जाने लगे। फिर से इंटरनल इलेक्शन कराया गया। इंटरनल इलेक्शन के अंदर फिर से यही हुआ कि नई पार्टी को फिर से इंदिरा गांधी को ही बहुमत मिला। इंटरनल इलेक्शन के अंदर जो पार्टी के लोग होते हैं वही चाहते हैं कौन प्रधानमंत्री बने। पार्टी के लोग में से मैक्सिमम लोगों ने चाहा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। लेकिन इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गई। अल्पमत में आने का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी सरकार तो चला लेगी, लेकिन ये बैसाखी वाली सरकार हो गई। अब इसमें बहुत सारे उनके फेवर के सांसद नहीं रहेंगे, बहुत सारे उनके फेवर के विधायक नहीं रहेंगे, तो वो चीजें जो पारित कराना चाहेंगी वो कैसे पारित कराएंगे। यहाँ पे कांग्रेस आके कमजोर हो गई। जब इनके पास सपोर्टर कम हो गए तो उसी समय मैंने आपको बताया था तमिलनाडु की पार्टी थी डीएमके, और उस समय अन्नादुराई मर गए थे। तो अन्नादुराई के मरने के बाद उस पार्टी को संभाल रहे थे करुणानिधि। करुणानिधि ने इंदिरा गांधी को पूरा सपोर्ट किया और इनकी सपोर्ट से इंदिरा गांधी फिर से अपनी सरकार चलाने में समर्थ हुई। लेकिन ये सरकार इतनी मजबूत तो नहीं रह गई, ये कमजोर सरकार हो गई।
बैसाखी वाली सरकार होगी। और मैंने आपको बताया था शुरू में ही, पहले पार्ट में आप पढ़े होंगे, दूसरे पार्ट में मैंने बताया जब सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट नरम हो जाता है। जैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले सुप्रीम पार्टी के हित में कर रही थी, सरकार के हित में कर रही थी। जब सरकार कमजोर हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो जाता है। और अब जो सरकार थी इंदिरा गांधी की वो कमजोर हो गई। और जब इंदिरा गांधी की कमजोर सरकार हुई थी तो पहला इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा था 1967 में, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी को झटके लगने शुरू हुए। तो पहला झटका 1967 में जो मैंने बताया था, गोलकनाथ मामला 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया सरकार के खिलाफ जाके कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 368 से किया गया संशोधन जो है वो 13 पे नहीं कर सकते। गोलकनाथ मामला जो था वो इंदिरा गांधी के लिए पहला झटका था। फिर इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी करवाया बीबी गिरी से कह के कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दे। 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले जितने भी 14 बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी सरकार में मिला दिया जाए। उस समय आरसी कूपर नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत ही रईस आदमी थे, बहुत ही पैसे वाले आदमी थे। और आरसी कूपर का जो शेयर था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में इनके शेयर हुआ करते थे। आरसी कूपर ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि इंदिरा गांधी ने अध्यादेश जारी करके बाद में राज्यसभा और लोकसभा में पारित भी करवा लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट आरसी कूपर लेके चले गए और आरसी कूपर के इस फैसले पर 11 बेंच की सरकार, 11 बेंच की जज बैठे, 11 जजों की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट। और इसमें 10:1 में, मतलब 10 लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, 1 लोग केवल इंदिरा गांधी के फेवर में थे और उस जज का नाम था एएन रे। एएन रे की कहानी हम लोग इमरजेंसी में पढ़ा रखा हूँ आपको। वो सरकार के साथ थे, लेकिन ये 10 जज तो जो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जो अध्यादेश था जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था वो खारिज कर दिया और आरसी कूपर चुनाव जीत गए। आरसी कूपर वो केस जीत गए और ये मामला इंदिरा गांधी के लिए दूसरा झटका था सुप्रीम कोर्ट। गोलकनाथ फैसला भी इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो करना चाह रही थी, वो भी खिलाफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्योंकि सरकार कमजोर थी तो ये कमजोर तो होना ही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के विरोध में जाना ही। 1900 आरसी कूपर का मामला खत्म होते ही, हाँ अब मैं आपको बता दूं, इन सारे जो केस था, ये सारे केस में सरकार के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था आदमी, वही थे ये आदमी जिसका नाम था नानी पालकीवाला। और ये बहुत ही मशहूर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने सरकार के खिलाफ खड़े रहने की कसम खा ली थी। इन्होंने कहा हम सरकार को उनके मन की चीजें नहीं करने देंगे। और नानी पालकीवाला ने सरकार की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और यही नानी पालकीवाला भी सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। इसीलिए मैं ये फोटो, ये सारे खिलाफ लोग फोटो हैं, कामराज, मुरारजी देसाई और नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाले ने ही इसमें कांग्रेस के जो सुप्रीम कोर्ट के झटके लगे, गोलकनाथ मामले में भी नानी पालकीवाला ही कोर्ट थे, बैंक नेशनलाइजेशन में भी नानी पालकीवाला ही सरकार के खिलाफ लड़े थे, प्रीवी पर्स का मामला भी नानी पालकीवाला ही लड़ रहे थे। प्रीवी पर्स का जो मामला था 1970 में इंदिरा गांधी ने इस चीज को, प्रीवी पर्स को ले आया और उन्होंने आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362, अगर आपने पढ़ा होगा संविधान,
और आर्टिकल 366 का जो 22वां क्लॉज है, ये जो है उस समय राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 291 के अंदर, जब आपको मालूम है, जब देश बन रहा था, जब देश हित में चीजें हो रही थी, तो मामला क्या था, जब देश आजाद हुआ, तो जितने भी ये लोग राजशाही लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, इनको जोड़ने का काम जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जब इन लोग को जोड़ा जा रहा था, जब इन लोग को अपने देश के अंदर रखा गया, तो इनको एक बिल साइन करवाया गया और उस बिल के अंदर ये लिखा गया कि आप भारत देश में हो जाइए। पहले तो इनसे संचार लिया गया, इनका नौसेना लिया गया, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि अब आप लोग देश में आ जाइए, आप लोग के राजशाही के लिए हम लोग पैसा देंगे, कुछ पैसा देंगे, और जो पैसा आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। और बजट में जैसे सीजेआई का सैलरी होती है, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, जैसे कैग की सैलरी होती है, वैसे ही आप लोग का बजट भी पास होगा। मतलब उसके लिए कि आपके जो पैसा देना है वो अनिवार्य हो जाएगा। यह आर्टिकल 291 और 200 आर्टिकल 362 के अंदर। आर्टिकल 366-22 के अंदर था कि किसको ये सुविधा दी जाएगी, तो राजाओं की परिभाषा दी गई। ये चीजें 1970 में इंदिरा गांधी ने बिल पास किया कि ये जो टैक्स फ्री बजट है, जो प्रीवी पर दिया जा रहा है, इसको खत्म किया जाए। और लोकसभा के अंदर ये बिल पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा के अंदर जैसे ही इंदिरा गांधी ये बिल लेके गई, केवल 149 वोट ही मिले। एक वोट से ये बिल पास नहीं हो पाया। बिल पास नहीं हो पाया तो इंदिरा गांधी ने तो ठान लिया था। अब इंदिरा गांधी ने ठान लिया तो ठान लिया, फिर उसको कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं रोक सकती है। ये पावर थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, अगर आप लोग नहीं पास करेंगे, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने आदेश निकाला एक, और आदेश निकालकर जो 366-22 में राजाओं की परिभाषा थी, उस परिभाषा को ही बदल दिया। और जब परिभाषा को बदल दिया, तो अब इस परिभाषा के बदलने के बाद आर्टिकल 291 और 362 किसी पे लागू ही नहीं हो रहा था। ऐसी परिभाषा लिख दी। अब कोई ऐसा राजा है ही नहीं जिसको ये सपोर्ट दिया जाए, ये फायदा दिया जाए। इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उस समय महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया, उस समय माधवराव सिंधिया कांग्रेस से नहीं थे, राजा महाराजा थे। माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया के पिता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की गलती निकालकर माधवराव सिंधिया को जिता दिया और सरकार यहां पर हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। प्रीवी पर्स का मामला भी सरकार हार गई। गोलक बैंक नेशनलाइजेशन का मामला सरकार हारी चुकी थी। गोलकनाथ मामला भी सरकार हार चुकी थी। अब ये बात समझ में नहीं आई इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने कहा बात ऐसे बनेगी नहीं। इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री को यह अधिकार होता है कि वो चुनाव अगर चाहे तो पहले करवा सकता है। 1972 में चुनाव होने वाला था, प्रेसिडेंट से कहकर उन्होंने चुनाव 1971 में करवाया। 1971 में इलेक्शन कराया, जनता में गई इंदिरा गांधी ने कहा कि देखिए, मैं तो गरीबी हटाओ का नारा देती हूँ, मैं गरीबों के लिए काम करती हूँ। मैंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहा कि लोग बैंक सबके पास, आम जनता भी बैंक जा सके, सभी आम जनता के पास बैंक हो। मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहा, लेकिन आरसी कूपर बीच में आ गए। मैंने प्रीवी पर्स खत्म करना चाहा कि जो पैसा जो लाखों रुपए जाता है उन लोगों को, वो लाखों रुपए हमारे गरीब भाइयों बहनों में बटे, लेकिन माधवराव सिंधिया बीच में आ गए। मैं जमीन लोगों से लेकर, जो बड़े जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे जमीन लेकर मैं आप लोग को देना चाहती हूँ, आम जनता को देना चाहती हूँ, तो गोलकनाथ केस बीच में आ गए। सुप्रीम कोर्ट मेरी नहीं सुन रहा है। मेरे पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं, मोरारजी देसाई लोग हैं, जिन्होंने मुझे कांग्रेस से ही निकाल दिया और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ी। उन्होंने कहा कि अब मुझे आप लोग अगर चाहते हो, हे आम जनता,
अगर आप चाहते हैं कि हम आपके हित के लिए काम करें और आपको लगता है कि हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे बहुमत दीजिए जिससे मैं पावर में आऊं, पावर में आके मैं सारे नियम लाऊं। इंदिरा गांधी की ये बात उनकी जनता ने एक्सेप्ट किया, पूरा देश एक्सेप्ट किया, और 1971 का इलेक्शन हुआ जिनके खिलाफ जो दूसरी पार्टी थी आईएनसी सिंडिकेट, ये पार्टी लड़ी, कई सारे राजा महाराजा लड़े, और एक तरफ इंदिरा गांधी लड़ी। आप यकीन मानिए इंदिरा गांधी को उस चुनाव में 352 सीट मिली, और जो सिंडिकेट पार्टी लड़ी थी, जो उनकी पुरानी कांग्रेस लड़ी थी, उनको मात्र 16 सीट मिली। कई राजा महाराजा, चाहे माधवराज सिंधिया भी लड़े, उनकी माता विजयराज सिंधिया भी लड़ी थी, वो लोग जीत गए थे खैर, लेकिन कई राजा महाराजा उनके खिलाफ लड़े थे जो हार गए। नवाब पटौदी, सैफ अली खान के पिता ने भी चुनाव लड़ा था, वो भी हार गए थे। जनता ने राजा महाराजाओं को भी नहीं जोड़ा, केवल इंदिरा गांधी के नाम पे 1971 में वोट दिया। फिर 72 में विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में भी इंदिरा गांधी पूरे बहुमत से सारे स्टेट में इंदिरा गांधी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सब सीट पर विरोधी 10,000 थे, लेकिन इंदिरा गांधी सारे सीटों पर केवल एक लोग लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी लड़ रही थी, और इंदिरा गांधी को पूरी जनता ने बहुमत से उनको जिता दिया। अब इंदिरा गांधी क्या बन गई? पावरफुल बन गई। अब उनके पास लोकसभा उनकी है, उनके पास राज्यसभा उनकी है, उनके पास विधानसभा उनकी है, और जब ये सारी चीजें उनके पास है तो फिर तो संशोधन करना उनके लिए वही वाली बात होगी, सरकार मजबूत, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा। इनके पास वही वाली पावर आ गई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पावर हुआ करती थी, सेम वही पावर इनके पास आ गई, सारी शक्तियां इनके पास पावरफुल। उसी समय 1971 में बांग्लादेश का मामला हुआ, आपको मालूम है, और 1971 में रसिया से संधि करके इन्होंने एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। और 1971 में 16 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दी पूरे देश में, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है, मतलब बांग्लादेश एक देश बन गया, मान्यता दे दी गई। और उधर वो बांग्लादेश वाली जितनी भी कहानी है, मैंने आपको इमरजेंसी वाले जो लेक्चर पढ़ाया था पिछले हफ्ते, उसमें आप जाके देख सकते हैं बांग्लादेश की पूरी कहानी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या था, मैंने पूरा समझाया। अब इधर तो 1971 में बांग्लादेश बना गई, उधर से काम निपटा। अब इन्होंने कहा अब मैं एक एक करके चुन चुन के बदला लूंगी, और उन्होंने शुरू किया संशोधन करना। 24वां संशोधन किया, 25वां संशोधन किया, 26वां संशोधन किया, 27वां किया, 28वां किया, 29वां किया। हम लोग प्रमुख संशोधन के बारे में बात करेंगे, जिसपे हमें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा क्लास हो जाएगा। इन संशोधनों की बात करते हैं, ये प्रमुख संशोधन थे। 24 संशोधन उन्होंने गोलकनाथ को निपटाने के लिए किया। 25वां संशोधन उन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन करने के लिए किया। 26वां संशोधन उन्होंने प्रीवी पर्स को हटाने के लिए किया। 29वां संशोधन क्या था, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर हम संशोधन की बात करें तो जब उन्होंने 24वां संशोधन किया, उस संशोधन में उन्होंने क्या किया वो जरूरी है। 24वें संशोधन में उन्होंने साफ साफ ये करवा दिया कि आर्टिकल 13 लिखवा दिया उसके अंदर। अभी तक तो ये मुद्दा चल रहा था, उन्होंने ये लिखवा ही दिया। आर्टिकल 368 के अंदर एक क्लॉज बढ़ाया, आर्टिकल 13 के अंदर एक क्लॉज बढ़ाया, दोनों में एक एक क्लॉज बढ़ा के उन्होंने ये लिखवा दिया कि आर्टिकल 13 का संबंध आर्टिकल 368 से नहीं होगा, आर्टिकल 368 का संबंध आर्टिकल 13 से नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि सारी लड़ाई का जड़ क्या हुआ करता था, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। शुरू में ही पार्ट 2 में मैंने बताया। उन्होंने आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 का केस ही बदल दिया। उन्होंने कहा 13 में अगर 368 के हिसाब से अगर भारत सरकार कोई संशोधन संसद करती है तो उसका 13 वाला जो नियम है उसमें कोई अप्लाई नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल नहीं। 25वां संशोधन उन्होंने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था उसमें यह था कि अगर आप किसी की संपत्ति ले रहे हैं
आर्टिकल 31(1) के तहत आपको मालूम है संपत्ति का अधिकार के तहत ये होता था कि आप कानून बनाने के लेंगे, संपत्ति लेने की विधि होगी और उसमें आप सरकार कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन का मतलब जितना उसका मुआवजा होगा सरकार वो देगी। इन्होंने क्या कर दिया, कंपनसेशन शब्द हटा के वहां पे अमाउंट लिखवा दिया और अमाउंट में ये लिखवा दिया कि सरकार को जितना मुनासिब लगेगा, सरकार खरीदेगी नहीं जमीन, कंपनसेशन का मतलब उसके बराबर की पैसा दे दे, ऐसा नहीं, सरकार को जितना अमाउंट उसको लगेगा, मुनासिब लगेगा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होगा, वो चीजें, वो अमाउंट सरकार देगी। और इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होंगे। अप्लाई नहीं होंगे मतलब समानता का अधिकार का कोई केस उसमें नहीं बनेगा, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, मतलब ये सरकार और जिसकी जमीन है उसके बीच में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू नहीं करेगा। इधर से गोलकनाथ का मामला सुलट गया, 24वें संशोधन से गोलकनाथ निपट गए, 25वें संशोधन आरसी कूपर का मामला सुलट गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। 26वें संशोधन जो मामला प्रीवी पर्स के लिए उन्होंने लिया था, प्रीवी पर्स में मैंने क्या बताया, आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362, इन दोनों आर्टिकल को उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिमूव कर दिया, सीधे डिलीट कर दिया, खत्म, बाय बाय टाटा। और आर्टिकल 366 के 22वें क्लॉज में उन्होंने ये लिखवा दिया कि जिनको ये सुविधाएं मिलती थी, वो मिलती है, था, उन्होंने परिभाषा में था करवा दिया, अब कोई राजा बचा ही नहीं, परिभाषा ही चेंज करवा दी, यहां से प्रीवी पर्स खत्म हो गया, राजा महाराजा एकदम रोड पे आ गए। इसके खत्म होते ही आपको मालूम होगा कि जो प्रीवी पर्स का मामला जैसे ही आया, अब राजाओं को संपत्ति देना बंद हो गया, उनको पैसा जो लाखों रुपए जाता था बंद हो गया, राजाओं ने अपने अपने जो हवेलियां थी उनको होटल में बदल दिया। आप जाके घूमो, देखोगे हवेलियां होटल में बदली, आधे पार्ट में रहते हैं, आधा होटल चल। 29वां संशोधन उन्होंने क्या किया, 29, मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक नियम निकाला था, 9 शेड्यूल, 9वां अनुसूची, उस अनुसूची के अंदर अगर कोई एक्ट चला जाता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं करेगी, ऐसा पहले से ही आर्टिकल था। 29वें संशोधन में इन्होंने क्या किया, केरल लैंड रिफॉर्म, केरल लैंड रिफॉर्म के तहत एक नियम बना था, जिसके नियम के हिसाब से क्या हुआ बताऊंगा। केरल लैंड रिफॉर्म को उन्होंने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया, 9वीं सूची के अंदर डाल दिया। अब इस पे मामला ही खत्म कि अब कोई भी केरल के उस पर नियम बनेगा लैंड रिफॉर्म के लिए तो सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जा पाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू ही नहीं कर सकता। और इसी के खिलाफ 29वें संशोधन के ही खिलाफ 1972 में केशवानंद भारती केस आया। आज जाके पार्ट 3 में आप समझेंगे केशवानंद भारती केस की कहानी। केशवानंद भारती जो थे, ये केरल के हिंदू महासभा के शंकराचार्य पद पे थे, जो कि बहुत बड़ा और इनफैक्ट सबसे बड़ा पद हुआ करता था शंकराचार्य। इनके बहुत सारे एरिया में मठ हुआ करते थे और उस मठ बहुत बड़े जमीन के उसमें फैला हुआ था, उसमें बहुत सारे कारोबार हुआ करते थे। जब केरल लैंड रिफॉर्म बना, राज्य के द्वारा केरल लैंड रिफॉर्म जब आया, इसके तहत इनके मठ का जो मैनेजमेंट की शक्ति थी वो किसके पास चली गई, सरकार के पास चली गई। अब इनके मठ का हिस्सा कौन देखेगा, सरकार देखेगी। इसी बात पे केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में केस उठाया और जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर आए तो इनका जो ग्राउंड था वो ग्राउंड भी वही था, 29वां जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है, जो 9th शेड्यूल में डाला है, उसके खिलाफ था। और जो उन्होंने 24वां और 25वां संशोधन किया है उसको ग्राउंड लिया और आर्टिकल 13 और 368 को फिर से मुद्दा बनाकर इन्होंने
केस की। गोलकनाथ बैच, गोलकनाथ केस हुआ था उसमें कितने लोगों की जज की बेंच थी? 11 जज। मैंने कहा था कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक नियम है, ये हमारे संविधान में भी लिखा है कि अगर किसी मामले का पुनर्विचार करना है तो पहले जितने जजों की बेंच बैठी होगी उससे बढ़ाकर हम जज बैठाएंगे और वो बेंच बैठ के फैसला करेगी पुराने पे जब पुनर्विचार होगा। तो यहाँ पे गोलकनाथ फैसले का पुनर्विचार होना था, सॉरी, हाँ, पुनर्विचार होना था। केशवानंद भारती केस में भी गोलकनाथ केस का आधार लिया गया था। गोलकनाथ में से 11 जजों की बेंच बैठी थी तो केशवानंद में 11 से अधिक बैठनी थी, तो 11 से अधिक फिर अक्सर हम लोग ऑड नंबर ही लेते हैं, तो 13 लोगों की 13 जजों की बेंच बैठी। और उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल जज ही 13 थे और ये 13 जज हैं जो आपको दिख रहा होगा। जस्टिस ए.एन. रे, ये वही ए.एन. रे हैं जो 10-1 का जब फैसला आया था तो उस एक जो लोग जो सरकार के सपोर्ट में थे ये वही ए.एन. रे थे। जस्टिस के मैथ्यू थे, जस्टिस एम.एच. बेग थे, एस.एन. द्विवेदी थे, जस्टिस बी.के. मुखर्जी थे, जस्टिस वायु चंद्रचूड़ थे, एस.एम. सीकरी जी थे, जस्टिस जे.एम. सेहलात थे, के.एस. हेगड़े थे, ए.एन. ग्रोवर थे, डी.जी. ग्रोवर थे, राज खन्ना थे, हंसराज खन्ना जो बाद में प्रेसिडेंट के लिए भी लड़े थे चुनाव, और पी.जे. रेड्डी थे। ये सभी लोग जज थे। 13 जज केशवानंद भारती के उस पे बैठे थे और इस 13 जजों की बेंच ने फैसला क्या सुनाया, उस फैसले का जो निर्णय आया वो निर्णय जो था 13 जजों में 7:6 में आया। 7 लोगों ने जो फैसला सुनाया वो ये सुनाया कि संशोधन जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 24वां है, 25वां है, 26वां है और 29वां है, इन सब को क्या माना गया? सही माना। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसके पक्ष में चला गया? सरकार के पक्ष में चला गया। और आप लोग पूछ रहे थे केशवानंद भारती वो केस जीते थे कि हारे थे? केशवानंद भारती केस में हार गए। केशवानंद भारती केस हार गए। अब मामला ये था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कहानी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मान लेते हैं कि ये सारे आर्टिकल, ये सारे संशोधन सही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा फैसला था वो चेंजिंग फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान का पुनर्लेखन नहीं कर सकती। यही फैसला सबसे इंपॉर्टेंट। ये हुआ कि पुनर्लेखन का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का एक मूल ढांचा है जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उन्होंने कहा संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आज के बाद संसद चेंज नहीं कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस बेसिक स्ट्रक्चर का रिव्यू करेगी। अगर आप कोई संशोधन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी और देखेगी कहीं ये मूल ढांचा के खिलाफ तो नहीं कोई साजिश है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मूल ढांचा के खिलाफ साजिश है तो वो पूरा फैसला खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि ये कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा लिखा नहीं है, ये है, माना गया। उन्होंने कहा मूल ढांचा क्या है? उन्होंने कहा मूल ढांचा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, समय रहते रहते वो आपको बताएगी कि क्या मूल ढांचा है और क्या मूल ढांचा नहीं। जैसे डेमोक्रेसी मूल ढांचा है, लोकतंत्र, जैसे धर्मनिरपेक्षता
मूल ढांचा है। और इस तरीके से जब कोई भी संशोधन होगा तो ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि ये मूल ढांचा में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मूल ढांचा में परिवर्तन, आप कहीं भी परिवर्तन करिए, इनफैक्ट आप प्रस्तावना के अंदर भी परिवर्तन कर सकते हैं, प्रस्तावना का परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन आप मूल ढांचा का परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल ढांचा को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संशोधन करना अलग बात है, अगर आप मूल ढांचा हिलाते हो तो इसका मतलब आप पुनर्लेखन कर रहे हो, आप पुनर्लेखन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो था, वो समझिए कि बहुत बड़ा डिसीजन हो गया उस समय के लिए। सरकार के ये कहीं ना कहीं पक्ष में तो था, लेकिन मूल ढांचा वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सरकार के हाथ को बांध रहा था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से केशवानंद भारती केस खत्म होता है, और केशवानंद भारती केस हार गए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये कहानी अभी आगे रहेगी। 7 और 6 के अनुपात में 7 जजों में से 7 जज जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनाया। ये जो 6 लोग थे उसमें एक थे एएन रे, और एएन रे को बाद में चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसके साथ बहुत बड़ी कहानी है, वो कभी और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस हार गए, और सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का इस्तेमाल किया, और वो मूल ढांचा आज भी हमारे देश में है। सुप्रीम कोर्ट उसको जज करती है, बताती है, कोई ऐसा संशोधन नहीं होगा जिससे मूल ढांचा में कोई परिवर्तन। मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तीसरा पार्ट मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। यहाँ पर ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके एडमिशन ले लें। प्लस पे मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।